अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। बारात के खाने का मरहला तय हुआ तो लड़की वालों ने इत्मीनान का सांस लिया। हसन की अम्मा रशीदा तो सख्त घबराई थी। सुल्ताना और सकीना मुतफक्किर थी। बारात कुछ ज्यादा ही आ गई थी। अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि इज्जत रह जाए, जरा सी कसर भी हुई तो उम्र भर का ताना बन जाएगा। बिन माँ बाप की बच्ची थी। भाइयों ने गले से उतार फेंकने वाली बात की। लोगों को तो बातें बनाने के लिए मौजू चाहिए, इसलिए जब बारात ने खाना खा लिया तो सब ने इत्मीनान का सांस लिया। अब घर के दूसरे मेहमानों की बारी थी। खानदान की औरतें इन्हें खाना खिला रही थीं और नौजवान बड़ी मुस्तादी से बाहर से खाना ला लाकर सीढ़ियों में खड़ी औरतों को दावत दे रहे थे। बाराती खाने की तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग आज के अहम मौजू पर गुफ्तगू में मसरूफ थे। बालाई मंजिल पर सुरैया अपनी सहेलियों में घिरी बैठी थी। सितारों से झिलमिलाता सुर्ख जोड़ा पहन रखा था। सहेलियां सिंगार कर रही थी। जेवर के डब्बे खुले पड़े थे। बनाओ सिंगार के बाद जेवर से इसे लादना था। लड़कियों के कहकों में सुरैया के दिल की धड़कनें डूब रही थीं। आज पिया मिलन का मरहला था। ख्वाब झिलमिल कर रहे थे। इनकी सुनहरी ताबीर इसे आज मिलने वाली थी। बानो की खुशियां आज उरूज पर थी। इसने हल्के प्याजी रंग के रेशमी कपड़े पहन रखे थे। हाथों में सलीम के दिए हुए जुड़ाव कंगन थे। इछलाती हुई इधर से उधर फिर रही थी। सुरैया के पास पहुंचने के लिए इसने कई बार तगदो की, लेकिन सुरैया की सहेलियों ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर ही से जवाब दे दिया, घर जाकर देखना भाभी को, हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। दरवाजा इसने कई बार पीटा लेकिन खोला नहीं गया। मैं सुरैया बाजी की नंद नहीं बहन हूँ, इसने हंसकर कहा। लेकिन करारा सा जवाब मिला, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलो, हम तुम्हारी चालाकी में नहीं आने को। बिलाखिर वो वापस आ गई। छोटे छोटे बच्चे भी दुल्हन देखने को बेताब थे, लेकिन बंद दरवाजा पीटने के सिवा कुछ नहीं मिला। खाना खत्म हो गया तो दुल्हा को सलामी की रस्म के लिए अंदर बुलाया गया। फूलों और जरतार सेहरे में ढका सलीम अंदर आ गया। सहन में कुर्सी बिछा दी गई, जहां नई ब्याही मस्त औरतों ने इसे घेरे में लेकर हंसी मजाक शुरू कर दिया। कह कहा पड़ा। पहले ही शोर कम था, अब इसमें मुतरन्नम सा इजाफा हो गया। सलीम भी इनकी बातों का शुगुफ्ता जवाब दे रहा था। सलामी की रस्म के बाद खानदान की नौजवान लड़कियां सलीम के गिर्द जमा हो गई। दुल्हा पैसे वसूल कर चुका था, अब इन्हें इसे कुछ न कुछ लेना था। पैर पंखेड़ा एक रस्म थी जो अभी अंजाम पानी थी। होता यूं था कि खानदान की नौजवान लड़कियां जो आम तौर पर रिश्ते में दुल्हन की बहनें होती, दुल्हा की टांग कुर्सी से बांध देती। दुल्हा इनसे गुलू खलासी पैसे देकर करवाता था। बानो ने ऊपर जंगले से सलीम को कुर्सी पर बैठे देखा। शादा इसकी टांग बांधने को कपड़ा तलाश कर रही थी। बानो भाई की मदद के लिए लपक झपक सीढ़ियां उतर सहन में आ गई। औरतों, बच्चों और लड़कियों को बमुश्किल हटाते अपने लिए जगह बनाते हुए सलीम के दाएं हाथ खड़ी हो गई थी। दुल्हन की बहनों से अब वो अपनी भाई के साथ मुकाबला करने को तैयार थी। नसीम ने अपना दुपट्टा ही उतार लिया। सलीम के सामने दोजानो होकर बैठ गई। बाकी लड़कियां भी इस पर घिरी पड़ी थी, हंसी जौबन पर थी। सलीम कभी टांग एक तरफ कर लेता, कभी दूसरी तरफ। नसीम की मदद को सबिहा भी झुक गई। मार्का गर्म हो गया। जब भी वो टांग काबू में करते, कुर्सी की टांग से बांधने की कोशिश में कामयाब होने लगती। बानो इनके हाथों पर चुटकियां काटने लगती। वो भी कुर्सी के पास बैठ गई थी। लड़कियां चीखें मारती, कोशिश नाकाम हो जाती। इर्द गिर्द के खड़े लोग कह कह लगाने लगते। बालाई मंजिल पर जंगले के गिर्द भी औरतों जमा होकर ये तमाशा देख रही थी।
हसन मीर साहब का पैगाम लेकर आपा रिफत के पास आया। मीर साहब को 5 बजे की गाड़ी से दिल्ली वापस जाना था। रिफत आपा जंगले पर आधा धड़ लटकाए शोर मचा रही थी। बानो की बच्ची, इसे हटाओ, यही नहीं बांधे देरी। हसन ने भी झुककर नीचे देखा। लड़कियां सलीम के जैसे कदमों में गुत्तम गुत्ता हो रही थी। रिफत आपा को पैगाम देने के बाद इसने आपा ही से पूछा, ये क्या हो रहा है? शादी होगी तो पता चल जाएगा। रिफत आपा हंस पे आदत कहका लगाकर बोली। पैर पंखीड़ा, ताई हसीना ने कहा। वो क्या होता है? हसन ने तजस्सुस से पूछा। रिफत आपा ने सारी बात इसे समझा दी। मुस्कुराने लगा। ये बानो बड़ी चालाक है, भाई की हमदर्द बन रही है। हर बार नसीम की कोशिश नाकाम बना रही है। इसे यहाँ से निकालने तो फिर काम बनेगा। हसन मुस्कुराते हुए मुड़ा, धमाधम सीढ़ियां उतरता वो सहन में आ गया। बानो की वजह से नसीम की कोशिश फिर नाकाम हो गई। खूब खूब शोर मच रहा था। हसन को जाने क्या सूझी, झरमट को धकेल कर जगह बनाई। चुपके से सलीम की कुर्सी के पीछे बैठ गया। नसीम ने एक बार फिर कोशिश की। दुपट्टा सलीम की टांग के गिर्द लिपटा, पेशतर इसके बानों इसके हाथ पर चुटकी काटती। हसन ने इसकी दोनों कलाइयां हाथों में पकड़ के इसे पीछे की तरफ घसीट लिया। हाय अल्लाह, कौन है ये? छोड़ो मेरे हाथ, कौन है? बानो जमीन पर बैठी थी। इर्द गिर्द औरतें खड़ी थी। कुछ ना देख सकी ना समझ सकी, बस घसीटती चली गई। नसीम ने दुपट्टा बांधकर सलीम की टांग कुर्सी के साथ बांध दी। तालियां बजी, शोर मचा, कह के पड़े। अब नसीम, शादा, सबिया और कई लड़कियां सलीम से बैक वक्त पैसों का मुतालबा कर रही थी। पैसों को हवा लगाओ, वह तेरी बटोरे हैं, 100 से कम ना लेना। 15 सालियां हैं, निकालो भी सलीम। रंगारंग बातें हो रही थी। सलीम मुस्कुराते हुए सबको देकर पैसे देने से इनकार कर रहा था। हसन ने बानों को कलाइयों से पकड़कर झुरमुट से बाहर घसीट लिया। इसने नसीम की कोशिश यूं कामयाब बना डाली। औरतों के नरगे से घिसट कर बाहर निकलती बानो ने देखा इसकी दोनों कलाइयों पर हसन के दोनों हाथ थे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आमने सामने थे। हसन दोजानो थे और बानो बैठे दोजाना होने की दरमियानी सी हालत में थी। बानो ने एक झटके से हाथ छुड़ाए। हसन ने मुलायमत से इसकी कलाइयां छोड़ दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, यूं जैसे आईने में कोई अपने आप को देखता है। नजरों का मेल मिलाप सिर्फ चंद लम्हों का था, लेकिन यूं जैसे सदियां बीत जाएं। शोरगुल, इर्द गिर्द और ऊपर गिरती पड़ती औरतों से बेनियाज दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। हसन तीखे नकूशो निगार का नाम ही नहीं, गोरी दमकती रंगत हसन है। हसन तो एक सियाल रोशनी है, घुला हुआ नूर है जो बानों के रास्ते में नहीं रूह की गहराइयों में उतरता चला जाता है और सब तारीख गोशे में इस लम्हे मुनव्वर हो जाते हैं। ये आन कब आती है, ये लम्हा कब जन्म लेता है, इसके बारे में कोई फार्मूला बनाया जा सकता है, ना कोई और कैदो बंद। हसन और बानो पे ये आन आ गई थी। इस लम्हे ने जन्म ले लिया था। एक नई हकीकत मुनकिशफ हो गई थी, जैसे अपने आप को पा लिया हो, जैसे अपने वजूद से आगाही हो गई हो। वरना दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी तो ना थे। एक ही मोहल्ले में रहते थे, बचपन से एक दूसरे को देखते चले आए थे, साथ खेले थे। हसन ने कई दफा बानो को हिसाब के सवाल समझाए थे। बानो ने कई दफा अपने हाथ की बनी हुई चीजें हसन को खिलाई थी। हसन सिर्फ तीखे नक्शो निगार और गोरी रंगत का नाम होता तो हसन मुद्दतों पहले इससे मुतासिर हो गया होता, लेकिन लम्हे की आंख तो अब खुली थी। दोनों खामोशी से उठे। खामोशी में ही औरत मर्द के अजली बंधन का एहतमाम हो गया। हसन ने बानो के सरापा एक बार देखा। प्याजी रेशम के फिसलते फिसलते लच्छों के एहसास से बेखुद हो गया। इससे यूं लग रहा था जैसे ये चेहरा इसके लाशऊर में अबका हुआ हो। वो बुत है मोहतसिब की आंख बचाकर आज अचानक शऊर में आन धमका हो। इसलिए तो इसे सरापा से इसे बरसों की वालेहाना वाबस्तगी, एहतराम और चाहत का एहसास हो रहा था, और इससे अपना वजूद इस बुत से कोई अलग शय भी महसूस नहीं हो रहा था। वो अब तक कुम्हार की गुंदी हुई मिट्टी का बेहुंगम सा तोता था, वो जो आज अचानक चाक पर चढ़कर जाने से एक नई सूरत, एक खास अंदाज में ढल गया था। अपनी हस्ती का शऊर, अपने आप का इदराक इसे आज हुआ था। और बानो को यूं लग रहा था जैसे चरखी पे चढ़ी हुई वो डोर है जो पतंग के ऊपर ही ऊपर उठने से चरखी से तेजी के साथ खुद ब खुद उतरती चली जाती है। पतंग और डोर का तो अजली साथ है। बानो ने चुपके इस हकीकत का एतराफ कर लिया। रात हसन को नींद बिल्कुल नहीं आई। सुरैया का जहेज वाला कमरा खाली हो चुका था। अम्मा ने ये कमरा इसे दे दिया था कि ताकि दिन की थकान, रात की पुरसुकून नींद से दूर हो सके। दुल्हन के चले जाने से गहमा गहमी भी कम हो गई थी। रात तक आधे से ज्यादा मेहमान वापस जा चुके थे, बाकी थक कर नींद की आगोश में पहुंच चुके थे। हसन दिन भर मशीन की तरह काम किया था। बारातियों का इस्तकबाल से लेकर दुल्हन के रुखसती तक वो मसरूफ रहा था। अब वो बिस्तर पे लेटा तो नींद आंखों से दूर भाग गई थी।
वो झिलमिलाते से रंगीन तस्वुर में खो गया। वो बानो ही के मुतालिक सोच रहा था। वो बानो जिसे होश संभालते इसे देखता आया। ये बानो इसने आज देखा था, एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ नजर आ रही थी। वो बानो एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी जिसमें निगाहों को खैरा करने वाली दिलकश की चमक भी थी, लेकिन ये बानो स्याले नूर था, पिघली हुई रोशनी थी। बत्ती बुझाकर भी वो इस रोशनी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अंधेरे में भी इस नूर की चमक देख देख कर खत उठा रहा था। वो सोच रहा था आज तक वो कहाँ था। सुबह वो देर से उठा, खुली आंखों से सोते और बंद आंखों से जागते रात गुजार दी। बानो मुख्तसर से अरसे में तवालत की मंजिलें तय कर गई थी। हसन अपने पहलू में लज्जत आमेज सी कसक महसूस कर रहा था। आज इसे अपनी हस्ती बिल्कुल बदली बदली महसूस हो रही थी। नींद रात को भी तरसाई रही, लेकिन बानो और हसन की सोच के अंदाज में फर्क था। बानो तो इस तसादुम से बौखलाई हुई थी। तमाम रात वो अपने जहन में आने वाले इस आवाज से लड़ती रही जिसने हसन भाई को सिर्फ हसन बना दिया। वो कई दफा बिस्तर से उठकर बैठ गए। इसके साथ इसकी चारपाई पर नासरा सोई हुई थी। बानो डर रही थी कहीं इसके मन की हलचल की खबर नासरा को ना हो जाए। चुनाचे वो इस हलचल को दबाना चाहती थी। इतना ही शोर सर होती जा रही थी कि बानो सोचने लगी वो सुबह क्या करेगी। इतने बहुत से लोग होंगे, कहीं इसके मन का चोर पकड़ा ही ना जाए। हसन भी तो सुबह आएगा। इसके सामने की तस्वुर से बानो को झुरझुरी आ गई। लतीफ सा जुर्म जो सरजर्द हो गया था, इससे लज्जत आमेज सी कपकपी इसके वजूद पर छा गई थी। सुबह दावत वलीमा था, शादी का मुसरत बख्श हंगामा आज यहाँ मुंतकिल हो गया था। शादी और फराह चेहरे हर सू नजर आ रहे थे। रंग बिरंगे रेशमी लिबासों मलबूस बच्चे खेल कूद और शोर गुल में मसरूफ थे। औरतें जमाने भर की बातें करते करते अपने जगमग जगमग करते लिबासों और चमकते दमकते जेवरों की नुमाइश में मसरूफ थी। मेहमानों से घर भरा पड़ा था। बानो ने आज जाफरानी लिबास पहना था। आईने के सामने खड़े होकर इसने अपने सरापा को देखा तो उससे यूं लगा जैसे वो अपने आप को अपनी आंखों से नहीं, हसन की आंखों से देख रही है। इस एहसास के साथ ही हिजाब की सुर्खी इसकी गालों को गुलनार कर गई। हसन बार बार अंदर आ जा रहा था। बानो से इसका कई बार सामना हुआ, लेकिन ये सामना लम्हाती था। बानो बिजली की तरह चमक कर गायब हो जाती। हसन के बसरी हवास इसकी चकाचौंध से मुतासिर हो जाते। हसन के लिए इतना ही काफी था। हसन बेटे, नसीरुद्दीन ने हसन को ड्यूटी की तरफ जाते देखकर आवाज दी। जी। वो रुका। जरा बीबी से 50 रुपए तो पकड़ लाओ। नसीरुद्दीन ने कहा, अच्छा, मैं गोपीनाथ की बैठक में हूँगा। अच्छा। हसन अंदर चला गया। सेन में खड़े होकर इधर उधर देखा। बीबी कहीं नजर नहीं आई। मेहमानों के इतने बड़े इज्तिमा में बीबी को ढूंढना आसान काम ना था। वो कभी ऊपर मेहमानदारी के फराइज अंजाम दे रही थी, कभी नीचे, कभी दरमियानी मंजिल में चांद सी बहू की बलाएं ले रही थी, तो कभी बानो को हिदायत देते बलाई मंजिल की तरफ जा रही थी। बीबी कहाँ होंगी? हसन ने हसीना खाला से पूछा। बीबी पता नहीं, ऊपर शायद। इसने इधर उधर देखकर जवाब दिया। हसन ऊपर जाने को था कि हसीना ने आवाज दी, हसन बेटे। जी, इधर सामने वाले कमरे में शायद। इसने बावर्ची खाने के साथ वाले कमरे की तरफ इशारा किया। अभी अभी बीबी की आवाज अंदर से आई थी। हसन इस कमरे की तरफ चल दिया। बीबी अंदर ही थी। बड़े बक्स से कोई रेशमी कपड़े निकाल रही थी। जाफरानी रंग के गोटे किनारी से जिमलाते लिबास में हमेशा से बेतकल्लुफी से पेश आने वाला हसन ठटका, कुछ झिझका। भानो ने भी इसे देखा, घबरा कर मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। बीबी? हसन लम्हों के तवक्कुफ के बाद बोला। बीबी कपड़ों का बंडल उठाते हुए इसकी तरफ मुड़ी। चचा जान ने 50 रुपए मांगे। इसके अब्बा ने? बीबी ने कदम उठाते हुए। जी। वो बोला। ए बानो, बीबी ने चलते चलते रुक कर कहा, चाबियां तुम्हारे पास ही है ना? जी अम्मी। बानो आहिस्ते से बोली। नीचे वाले संदूक में से इसे पैसे निकाल कर दे दो। कहते हुए बीबी दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दाएं हाथ वाले खाने में पड़े हैं, कमरे से निकलो तो ताला लगा देना। बीबी चली गई। इस कमरे में सुरैया का जहेज सामान बेतरतीब सा पड़ा था। मेहमानों के जाने के बाद हर चीज ठिकाने पर रखी जा सकती थी। कमरे में वो दोनों अकेले थे। इस अकेलेपन का एहसास आज पहली बार दोनों के लिए घबराहट का बाइस बन रहा था, वरना ऐसे मौके कई बार पहले भी आए थे। बानो इसकी तरफ रुख मोड़े खड़ी थी। इस हसन इससे 2-3 गज के फासले में था। दरवाजे के पट के साथ था। नीले गरम सूट में वो बड़ा वजीह लग रहा था। यूं भी हसीन आंखें खुमारे कैफ और उल्फत से बोझल बोझल थी। इस बोझलपन ने इसके मर्दाना वक़ार में इजाफा कर दिया। पैसे निकाल दीजिए, चंद लम्हे के सकूत के बाद हसन ने कहा। बानो झुकी। पैसे निचले बक्स में थे, ऊपर वाला भारी बक्स हटाना था। हसन ने जल्दी से आगे बढ़कर वो बक्स उठाकर दूसरी तरफ रख दिया। बानो ने एक लम्हे को इसकी तरफ देखा। खूबसूरत आंखों से इज़हार तशक्कुर, शुक्रिया के लफ्जी इज़हार से कई ज्यादा मौसर था। बक्स खोलकर इसने पैसे निकाले और हसन की तरफ बढ़ा दिए। हाथ से हाथ लगा ना उंगलियों के पूरे, फिर भी बिजली की लपका दोनों ने महसूस किया। हसन पैसे लेकर बाहर चला गया। बानो कितनी देर खुले बक्स के सामने बैठी रही।
दूसरे दिन शाम की गाड़ी से हसन वापस जा रहा था। लाहौर दाखिला ले लिया था, इसे 4था साल था। घर कई दफा आया और कई दफा गया, लेकिन इस दफा का जाना कुछ और ही था। सुबह ही से तबीयत बुझी हुई थी, घर में शोर था, हंगामा था, लेकिन इसकी रूह में सूनापन उतर रहा था। शाम अम्मा और घर वालों से रुखसत होकर घर से निकला। बैग हाथों में लिए वो बानू के घर में दाखिल हुआ। मेहमान अभी यहाँ अभी भी काफी हैं, बस चल दिए भाई, इतनी कम छुट्टी, कुछ दिन तो और रहते, फिर तो महफिल जमी नहीं, जरा सलीम से एक और मार्का मार लेते। फहीम और दूसरे रिश्तेदारों ने इसकी सुनी बगैर अपनी कही। वो मुस्कुराता रहा। बीबी सहन में दलान के दरवाजे के करीब पड़े पलंग पर अपनी भाभीियों, बहनों और दूसरे रिश्तेदारों से बातें करती रही। बानो दलान के दरवाजे पे खड़ी थी। नसीरुद्दीन दाएं हाथ पर कुर्सी पर बैठे हुक्के से शुगल फरमा रहे थे। जा रहे हो? नसीरुद्दीन ने कहा। बानो के चेहरे पर धुंधला सा गुबार फैल गया। जी, हसन ने मौतबाना जवाब दिया। फिर कब आओगे? बीबी ने मुड़कर पूछा। अब तो इम्तिहान से फारिग होकर ही आऊंगा, हसन ने जवाब दिया। बैठो ना, गाड़ी में तो वक्त है, बम्बई एक्सप्रेस ही पकड़ोगे ना? नसीरुद्दीन ने घड़ी देखी। कुर्सी के पास मुंडे पर हसन बैठ गया। बैग इसने जमीन पर रख दिया। यह आखिरी माल है ना तुम्हारा? नसीरुद्दीन ने पूछा। जी हाँ, 2 इम्तिहान देने हैं तुमने इस दफा। नसीरुद्दीन ने हंसकर इसकी तरफ देखा। जी, वो घबरा सा गया। बीबी नसीरुद्दीन की तरफ देखने लगी। भाई, एक तो इंजीनियरिंग का, दूसरा इलेक्शन का। वाकई, हसन ने हंसकर इन्हें देखा। क्या ख्याल है, मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत लेगी? नसीरुद्दीन ने कहा। 100%। हसन के बजाय फहीम बोला, जो एक लम्हा पहले कमरे से निकला था। इसने भी हसन की तायीद की। इन इलेक्शनों पर ही सब दारोमदार है। मुस्लिम लीग को ये मौका मिला है कि वो अपने आप को मुसलमान की वाहिद नुमाइंदा और बाइख्तियार तंजीम साबित कर दिखाए। नसीरुद्दीन हुक्के के कश लेकर बोले, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हसन बोला, लीग और मुसलमान एक ही वजूद के 2 नाम हैं। कुछ ही देर हल्की फुल्की सी गुफ्तगू रही। बीबी इसमें पेश थी। हसन की बीबी से यूं भी अकीदत बढ़ गई थी कि इसकी जची गुफ्तगू से वो बड़ा मुतासिर हुआ। हसन ने घड़ी देखी, अब इसे स्टेशन पहुंचने के लिए उठना ही था। दिल किस काफिर का जाने को चाह रहा था। बानो से इसने कोई बात नहीं की थी, लेकिन इसके करीब होने का एहसास होता। फहीम इसे गाड़ी चढ़ाने को साथ ही चल दिया। हसन सबसे मिलता मिलाता दुआएं लेता घर से बाहर आ गया। बानो को इसने शाइस्ता नजरों से अलविदा कहा था। हसन वादा तो इम्तिहानों से बाद आने का करके गया था, लेकिन माँ के अचानक बीमारी का तार मिलते ही इसे लुधियाना आना पड़ा। अम्मी को कभी कभी दर्द कॉलंज हुआ करता था, लेकिन इस बार तो शदीद दौरा पड़ा था कि जिंदगी की उम्मीद ही ना रही। इनकी खराब हालत देखकर सलीम ने हसन को तार दे दिया। हसन को अम्मा से वालेहाना प्यार था। जब से आंख खोली थी, इस शफीक हस्ती के चेहरे पर गम के साए मुंडलाते देखे थे। बेवगी ने इनकी हर खुशी का चेहरा मस कर रखा था। अम्मा अपने माँ बाप के घर रहती थी, लेकिन हसन इसकी हैसियत से आगा था। घर की हस्ती का सारा बोझ अम्मा ने उठा रखा था, और जब से नानी अम्मा और नाना जान फौत हुए थे, जीनत मोमानी के हुक्मरानी ने इस बोझ को किसी हद तक नाकाबिले बर्दाश्त भी बना दिया था, लेकिन मजबूरी ने जुबान बंद कर रखा थी। एक तो माँ के कंधे पर सुरैया का बार था, दूसरा अभी इनका बेटा भी किसी काबिल नहीं हुआ था। हसन इनकी हालत देखकर अक्सर कुड़ता था। बहुत जल्द अपनी तालीम मुकम्मल कर लेने का ख्वाह था। इसने मुसम्मिम इरादा कर रखा था कि इम्तिहान देते ही नौकरी के लिए जद्दोजहद शुरू कर देगा, और फिर जहाँ कहीं से नौकरी मिलेगी वो अम्मा को साथ ले जाएगा। अपना छोटा सा घर बनाएगा, पुरसुकून सा छोटा घर जिसमें अम्मा की हुक्मरानी हो। इस तख्लीकी घर के साथ पिछले दिनों एक और वजूद का इजाफा हो गया था। इस वजूद ने इस घर को जन्नत के रानाइयों का हामिल बना दिया था। ये वजूद बानो का था, जिसे उठते बैठते सोते जागते वो हर वक्त महसूस करता रहता था। अम्मा की उम्र भर की महरूमी का बदला बानो जैसी लड़की ही चुका सकती थी। 8 बजे के करीब हसीन लुधियाना रेलवे स्टेशन पे था। दिल धड़क रहा था। अम्मा की सेहत और सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। तार पाकर वो तो सख्त मतोहश हुआ था। स्टेशन से बाहर तो वो बहुत जल्द घर पहुंचना चाहता था। तांगा ले रहा था कि सामने चंद गज के फासले पर इससे मोहल्ले का अल्लाह दित्ता धोबी इधर आता नजर आया। मेरी अम्मा का क्या हाल है दित्ते? हसन ने बेताबी से पूछा। अब ठीक है साहब जी, दित्ता इसके करीब आके बोला। मैं अभी इन्हें देख कर आ रहा हूँ। अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है साहब जी, वरना कल तो बीबी जी की हालत बहुत खराब तो हो गई थी। अब ठीक है ना? जी बड़ी आराम है, रात से आराम है। हुआ क्या था? दर्द कॉलंज? ओ जी, बड़ी पुरानी तकलीफ है अम्मा, लेकिन पहले इससे दौरा कभी ना पड़ा था। हसन ने तांगे में बैठ गया। अम्मा को देखने के लिए बेताब हो रहा था। दत्ते धोबी की बातों से कुछ तो तसल्ली हो गई थी, फिर भी बेचैनी ना गई थी। बड़े बाजार में इसे सलीम मिल गया। तांगा रोक कर वो नीचे उतरा। लेग के बाद इसने अम्मा के मुतालिक पूछा। हौसला रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। कल तो हम सब घबरा गए थे, इसलिए तुम्हें तार दे दिया। अच्छा किया तुम आ गया। खाला तुम्हें देखने की ख्वाहिशमंद थी। हाँ, इलाज किसका हो रहा है?
डॉक्टर लदाराम का। हसन अम्मा की वजह से मुतफक्किर था। सलीम ने इसकी तसल्ली कर दी थी। वो कुछ पुरसुकून सा हो गया, दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता वो तांगे में आ बैठा है। गली के नुक्कड़ पर बानो के घर के नीचे तांगा खड़ा हुआ। इस घर को देखकर इसका दिल बेख्तियार सा हो गया। अकीदत से इसने इस घर पर नजर डाली। ये वो मुकद्दस जगह थी जहाँ इसके दिल का हुरम का बुत रखा था। सजदा रेजी की ख्वाहिश बच ली, लेकिन अम्मा का एहतराम गालिब था। पहले इसे अम्मा के पास पहुंचना चाहिए। तांगे वाले को पैसे देकर इसने बैग उठाया और घर की जानिब तेज तेज कदम उठाते चल दिया। रास्ते में 2-3 वाकिफ कार मिले। बात अलग सलेक तक रही। वो अम्मा को देखने की बेचैनी जो दिल में लिए हुए था। ड्योढ़ी में दाखिल होते हुए सहन पर नजर पड़ी। घर कुछ सूना सा था। शायद पिछली बार शादी की गहमा गहमी का जहन में ख्याल था। वो सहन में आया। दाएं हाथ पर बुवानी जीनत के दलान को ताला पड़ा हुआ था। बावर्ची खाने का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन किसी के अंदर होने का एहसास न हुआ। वो बाएं हाथ के खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। इस कमरे में इन दिनों अम्मा का कयाम था। अम्मा सामने ही पलंग पर पड़ी थी। चेहरा बेहद जर्द था, खांसी नहीं लग रही थी। इसका दिल भर सा आया। लपक कर अम्मा के पलंग के करीब पहुंचा। बैग जमीन पर रखकर वो अम्मा पर झुक गया। अम्मा शायद इसके इंतजार में आंखें बंद किए पड़ी थी। इसे करीब महसूस करके आंखें खोल दी। हसन पट्टी पर बैठ गया। अम्मा वो इन पर पूरी तरह झुक गया। मेरे बच्चे, अम्मा की आवाज भर आ गई। बाजू में दबोच कर इसे सीने से लगा दी। इनकी आंखों से आंसू ढल आए। कई लम्हे इनकी छाती पर से टिकाए। अम्मा इसकी पुष्प शफकत से हाथ फेरती रही। फिर हसन ने धीरे धीरे से सर उठाया। वो मुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाए था। अपने हाथों से अम्मा के आंसू पोंछे। शुक्र है तुम आ गए, अम्मा ने कमजोर सी आवाज में कहा। आप कैसी हैं अम्मा? हसन ने इनका चेहरा दोनों हाथों में मोहब्बत से थाम कर पूछा। जिंदगी के दिन थे अभी। अम्मा गहरी सांस लेकर मुस्कुराई। वरना कल तो बस। इतनी मायूसी की बातें ना कीजिए अम्मा, हसन ने मुतासिर होकर कहा। फिर अम्मा को हंसाने की नीयत से बोला, अभी आपकी बड़ी लंबी उम्र है। अभी तो आपने अचानक बुल्हे का कमरे का दरवाजा खोला। किसने जगा दिया? बानो तेजी से आते हुए बोली, लेकिन हसन को अम्मा की पलंग की पट्टी पर बैठे बैठे देखकर झटक कर रह गए। एकदम हसन ने गर्दन मोड़कर देखा। बानो को देखकर वो शर्मसा रह गया। अल्लाह, जज्बों में इतनी कशिश भी होती है, सोचते वो मुस्कुराया। बानो घबराकर मुड़ी। अम्मा ने इसे देख लिया। जल्दी से बोली, बानो मेरी दवा का वक्त हो गया क्या? जी, वो कुछ झिझक कर बोली। दे दो बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मा ने दुआएं देते हुए बानो को देखा। हसन की नजरें बानो के झिझक कर उठते गुलाबी गुलाबी पैरों पर थी। कितना सुख दिया है मेरी बच्ची ने। अपनी बेटी भी होती तो शायद इतनी खिदमत ना करती। जीनत तो पिछले हफ्ते के मैके गई हुई है। इसकी बहन की शादी थी। अम्मा कह रही थी 2 दिन हुए हैं। अब्दुल करीम भी चला गया पटियाले। बस बानो थी या सुरैया। बीबी बेचारी भी तो 3 घंटे मेरे सराहने खड़ी रही। बानो ने दवाई प्याली में उंडेली। ये प्याली अम्मा तक पहुंचाने का मरहला खासा मुश्किल था। हसन और अम्मा इसके दरमियान जो था। अम्मा बराबर बोले जा रही थी। हसन खामोशी से रंगीन जलवों से हंस उठा रहा था। पलंग से 1 गज भर के फासले पर रुककर बानो ने महबूब अंदाज में प्याली आगे बढ़ा दी। हसन ने गैर इरादी तौर पर हाथ बढ़ाया। प्याली दोनों के हाथों में लरजगी। दवा पी लेने के बाद अम्मा ने बुरा समूह बनाया। बानो ने पानी के गिलास इनको थमा दिया। कुल्ली करने के बाद अम्मा फिर तकिए पर सरक कर लेट गई। हसन पलंग से उठकर मेंटल पीस के करीब जा चुका था। जाने क्यों पहलू में से दर्द सा हो रहा था, लेकिन ये दर्द शिद्दत के बावजूद लज्जत के 1000 पहलू लिए हुए था। बेटी, अम्मा ने बानो की तरफ देखा जो मेंटल पीस के करीब पड़ी मेज पर दवाई की शीशियां ठीक कर रही थी। जी, बानो ने शीशी उठाते हुए कहा। बेटी, भाई के लिए चाय ही बना लाओ, अम्मा ने कहा। कोई भाई भाई नहीं, बानो के जवाब देने से पहले ही हसन ने कहा, लेकिन आवाज इतनी थी जो सिर्फ बानो तक ही पहुंच सकती थी। अम्मा ना सुन पाई। क्या? अम्मा हसन की तरफ मुतवज्जा थी। जी कुछ नहीं। वो बानो पर एक निगाह गलत अंदाज डालकर मुस्कुरा दिया। बानो का चेहरा कानों की लों तक सुर्ख हो गया था। दिल पहले ही बेगम से धड़क रहा था, अब तो जैसे इख्तियार से बाहर था। जल्दी से वो कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा हसन को बानो की खिदमत गुजारी की दास्तानें सुनाने लगी। चाय भी बानो ने पिलाई और खाना भी इसी ने खिलाया। हसन तो जैसे मस्त हुआ जा रहा था। बानो की कुर्बत इस तरह मैसर आएगी इसका तो उससे वहम गुमान न था। अपनी खुशबख्ती पर नाज कर रहा था। दोनों ने बहुत कम बातें की, लेकिन सब बातें करने को ही तो नहीं होती, महसूस करने की भी तो होती हैं। दोनों ने अनकही बातों को बड़ी अच्छी तरह महसूस करके समझ रहे थे। हसन रात भर का जागा था। सफर की थकावट थी, फिर यहाँ पहुंचती तबानियत और सुकून के खजाने मिले थे। खाना खाते ही नींद की ख्वाहिश महसूस हुई। मुलैका कमरे में बिस्तर लगाया था, कपड़े तब्दील करके इत्मीनान से सो गया। कई घंटे नींद निकालने के बाद जब आंख खुली तो दिन ढल रहा था। वो कितनी ही देर बिस्तर पर लेटा रहा, इसकी सोच बानों की गिर्द घूम रही थी। अम्मा की कितनी बेलौस खिदमत की थी इसने। प्यार और मोहब्बत के जज्बात में अकीदत भी शामिल हो गई थी। 2-3 सिगरेट फूकने के बाद वो बिस्तर से उठा, उंगलियों से बालों को सुलझाया और अम्मा के कमरे में आ गया। सुरैया और बीबी की बातों की आवाजों ने इसे उठने पर मजबूर कर दिया, वरना
वो तो बड़े सुहाने तस्वर में खोया हुआ था। बीबी को झुककर सलाम करने से वो सुरैया की तरफ बढ़ा। सुरैया भी मुस्कुराते हुए इसकी तरफ लपकी। हसन ने इसे बाजू में लेकर बड़े भाई की तरह शफकत से प्यार किया। इतनी लंबी तान कर सोए थे, 2-3 दफा तुम्हें देखने आई, सुरैया ने हंसकर कहा। जगा लिया होता, हसन भी मुस्कुराया। रहम फरमाया तुम पर माँ बदौलत ने, वो उठलाती हुई। सोचा रात भर के जागे हो गए, आराम कर ही लो। शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी दरिया दिल हो गई है शादी करके। अम्मा और बीबी दोनों छेड़छाड़ से महफूज होने लगी। बड़ी खूबसूरत हो गई हो। क्या ये सब इन कपड़ों की वजह से है या वाकई? इसके रेशमी कपड़ों की तरफ इशारा करके कहा। लो पहले क्या बसूरत थी वो, बीबी ने बहू को मोहब्बत से देखकर कहा। चांद चांद ही है। ओह बीवी इतनी मुबालगा आ रही, चल शरीर कही का। अम्मा ने सर्दिश की। वो अम्मा के करीब पलक पर बैठ गया। इधर उधर की बातें होने लगी, खानदान, शादी ब्याह और मौसम से होती हुई बातचीत। मुल्क की सियासत पर आगे बीबी को सियासत से दिलचस्पी थी। सुरैया चाय बनाने चली। लाहौर में क्या हाल है मुस्लिम लीग का, बीबी ने पूछा। अल्लाह का फजल है, खूब जोरों शोर से इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, हसन ने एतमाद से जवाब दिया। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिम्मत और हौसला दे, जीस तो मौत का मरहला है। बिल्कुल मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात तस्लीम करवाना है। इसके लिए अंतक काम और मुकम्मल इत्तेहाद की जरूरत है। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मोहकम। बीबी मुस्कुराई। हमारा निस्बुल आइन यही है। आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं? जो कुछ बन पड़ता है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ फंड भी जमा हुआ। पिछले दिनों हमने एक मीना बाजार लगाया था, लड़कियों ने एक ड्रामा भी किया था, कोई 2,500 रुपया जमा हुआ था, कायदे आजम रिलीफ फंड में दे दिया। बहुत खूब बीबी, इस वक्त मुस्लिम लीग को एक एक पैसे की जरूरत है। आप इस तरह फंड जमा करती रहें तो बहुत मदद मिल सकती है। बेटा यही काम हमारे बस का है, कर रहे हैं। बीबी बोली। कभी कभी जलसे का बंदोबस्त हो जाता है, नजरिया पाकिस्तान आवाम तक पहुंचाने के लिए जलसे वगैरह बड़े अहम है। अक्सर करते रहा करें जलसे, जितना वक्त मिल सकता है कर लेते हैं। दरअसल औरतों को घर से निकालना भी एक बड़ा मसला है। हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबरान खुद ऐसी हैं कि मुश्किल वक्त दे सकती हैं। अवाम की तो बात ही अलग है। फिर भी बीबी इतना भी गनीमत है, हसन बोला। शुक्र है हमारी औरत कुछ तो बेदार हुई। सुरैया चाय की ट्रे लेकर आ गई। वो हस्बे आदत मुस्कुरा रही थी। इसका मियां मुसलमान हुआ या नहीं? सुरैया की तरफ देखकर हसन ने बीबी से पूछा। इसे कायल कर लो तो जानो कि तुमने कोई काम किया। बीबी मायूसी सी बोली। वो तो शायद कायल ही हो जाए, इसके कांग्रेसी दोस्त इसे कायल होने नहीं देते, यही बात। सुरैया तुम भी अपने मियाँ को कुछ नहीं कहती? मिल्लत के गद्दार को सीधी राह पर ले आओ, वरना मामला अच्छा नहीं होगा। हसन ने मुस्कुरा कर कहा। सुरैया हंस पड़ी। तुम अपनी निभाओ, मुस्कुराते हुए बोली। हमारी हालत पर छोड़ दो। गोया इसका रंग तुम पर भी चढ़ गया? हसन ने पूछा। चढ़ेगा नहीं तो और क्या, सुरैया हंसते हुए बोली। चाय के दौरान भी गपशप होती रही। सुरैया ने अम्मा को सहारा देकर बिठाया। हसन ने चाय प्लेट में घूंट घूंट डालकर इन्हें पिलाई। शाम बीबी घर चले गई। सुरैया को आज अम्मा के पास छोड़ दिया। बानो घर चली गई थी। 3 दिन से वो मुतवातिर अम्मा की खिदमत कर रही थी। यूं भी हसन के आ जाने से इसे घर जाना ही था। बानो रात भी नहीं आई थी। सुबह भी हसन इंतजार ही करता रहा, वो नहीं आई। एकदम इससे वीरानी का एहसास होने लगा। मिजाज की शिकफ्तगी जाती रही। उलझा उलझा सा इधर उधर फिरता रहा। शाम को उसे वापस जाना था। अम्मा की तरफ से वो मुतमईन हो चुका था, लेकिन बानो इसे बेकल कर गई थी। वो कल की गई अब तक न लौटी। हसन का जहन वसवसों की आमाज का बन गया था। शाम बीबी भी अम्मा को देखने आई। सुरैया भी यही थी। नईम और नदीम भी आए थे। नासरा खाला भी मौजूद थी। रखू धोबन अपनी 1.5 साला बच्ची को तोरी की तरह कंधे से लटकाए अम्मा के अहवाल पुरसी को आए थे, लेकिन इन सब की मौजूदगी में हसन को तनाई की वीरानी डस रही थी। गाड़ी का वक्त करीब था। हसन तैयार हुआ, बैग में अपनी चीजें डाली, अम्मा के गले मिला, सुरैया के सर पर हाथ फेरा, बीबी से दुआएं ली, नईम नदीम से हाथ मिलाया और रक्कू के सलाम का सर के इशारे से जवाब देता बाहर चला गया। अम्मा की दुआएं इसे घर से बाहर निकलते भी सुनाई दे रही थी। बानो के घर के सामने वो चंद्र में रुका, कुछ सोचा, फिर आगे बढ़ गया, लेकिन जाने कौन सी मकनतीसी कशिश थी जिसने कदम रोक लिया। वो एकदम मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता घर के अंदर दाखिल हो गया। सहन में बावर्ची खाने के दरवाजे के पास ही चारपाई पर बानो बैठी थाल में चावल डाले चुन रही थी। एक लगन में शलगम काट रही थी। थाली में टमाटर, सब्ज धनिया भी साफ करके रखा हुआ था। कदमों की चाप ने इसने सर उठाया। हसन को देखकर घबरा सी गई। हसन इसके करीब आ गया। वो थाली वहीं रखकर खड़ी हो गई। दुपट्टा ठीक की तरह से ओढ़े हुए किस्मलाई। हसन खामोशी से खड़ा से देखता रहा। नजरों की तपिश चेहरों पर महसूस कर रही थी। कटते कटते बोली, बीबी घर पर तो नहीं है? मैं बीबी से मिलने नहीं आया। हसन ने 2 टूक जवाब दिया। जी जी। इसने पलकें उठाई, झपकाई, फिर झुका ली। एक लम्हे में ये अमल कई बार हुआ। बानो, हसन की आवाज सोज दर्दों से तप रही थी। बानो ने उसकी तरफ देखा। ये निगाहें मुस्तफराना थी। बानो वो उसके ऐन सामने आ गया। बानो ने फिर उसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पे हल्की सी मजूब सी मुस्कुराहट थी। बानो मुस्तरबाना अंदाज में बोला, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया था। वो बेताबी से बोला। बानो ने उदास नजर उठाई। तुम 3 दिन अम्मा के पास रही? मैं कल आया, तुम वापस चलेगी?
मैं रात इंतजार करता रहा, सुबह से अब तक तुम्हारी राह देखता रहा, तुम नहीं आई, तुम क्यों नहीं आई? हसन ने यूं बेधड़क सब कुछ कह दिया जैसे वो सब कुछ कहने का हक रखता था, और बानो इस हक को तस्लीम कर चुकी है। तकल्लुफ और हिजाब के पर्दे दो वजूदों के दरमियान हो सकते हैं, लेकिन जब मामला दो रूहों के मिलाप का हो तो ये पर्दे खुद ब खुद गिर जाते हैं। बानो के लबे पर बड़ी ही लतीफ मुस्कुराहट आ गई। तकल्लुफ और हिजाब के पर्दे गिर गए। बानो हसन का हक के तस्लीम कर चुकी थी। बानो, क्या मैं समझ लूं कि तुम्हें मेरी मौजूदगी गवारा ना थी? और हसन की बात पर बानो को मुस्तरफ नजरों और वजूद की बेचैन हरकत ने काट दी। आप वो अपने हाथ से मलते हुए सिर्फ इतना कैसे कि इसकी आवाज की कर्ब ने हसन की गलतफहमी का इजाला कर दिया। कई लम्हे वो खामोशी से इसके झुके हुए सर को देखता रहा। बानो ने तड़पा देने वाली मजरू नजरों से फिर इसे देखा। मैं लाहौर वापस जा रहा हूँ बानो, इसने अफसरदगी से आवाज में कहा। बानो ने धीरे धीरे सर उठाया, इसकी खूबसूरत आंखों में नमी आ गई। बानो, हसन के लब फड़फड़ाए। बानो ने सर झुका लिया। दूसरे लम्हे वापस जाने को मुड़ चुका था। इसकी रूह सरशात थी। इसकी आवाज पर किसी फातेह का एहसास है, इसे तवक्को से कहीं ज्यादा मिल गया था। सेन की डेवड़ी में खुले दरवाजे पर पहुंचकर इसने एक बार फिर पलट कर देखा। बानो साकसी खड़ी इसे देख रही थी।